कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, किस आधार पे आप इसको स्केलर क्वांटिटी बोलिए। तो पहले थोड़ा सा लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines passing through any closed surface, passing through any closed surface, passing through any closed surface called electric flux, called electric flux, called electric. It is denoted by phi e. It is denoted by phi e. It is a scalar quantity. Scalar quantity पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, उस चीज को हम बताएंगे कि how can we say it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. कौन सा क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी। आप कैसे कह सकते हैं स्केलर है? इस बात को दिखाने के लिए एक तरीका पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए हम आपसे एक सवाल पूछें कि हम एक सरफेस बना रहे हैं, दिख रहा है सरफेस को, और यहां से कुछ लाइनें निकल रही हैं, थोड़ा सुनिए ध्यान से। कितनी लाइनें दिख रही हैं बाबू? 3 लाइनें दिख रही हैं। कितनी दिख रही है वो मतलब नहीं है, बस दिख रही है ना आपको। और सब क्या कर रही हैं? इनसे लिंक कर रही है। यस और नो? मतलब सरफेस कुछ इस तरीके का, लाइनें आई, इनको टच की, और यहां से क्या हो गई? एक इसमें टर्म होता है, इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए हम इसका एरिया वेक्टर पूछे, किधर है? आपकी तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका एरिया वेक्टर रूफ का परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, अर्थ का एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ, और आपके फेस का एरिया वेक्टर मेरी तरफ, मेरी फेस का एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर। मतलब कंक्लूजन ये है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। याद रखिएगा। अब सवाल का जवाब दें। कितनी लाइनें हैं? जितनी ज्यादा लाइनें होगी, फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। लाइनें कम, स्ट्रेंथ क्या? लाइनें कम तो फ्लक्स क्या? दोज लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ लिंक करती हैं। लाइनें ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, तो ज्यादा फील्ड भी, मतलब लाइन ज्यादा तो फील्ड ज्यादा, लाइन ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। अब फ्लक्स ज्यादा तो फील्ड भी ज्यादा, फ्लक्स कम तो फील्ड भी कम। तो दोनों में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली। इट मींस इस फिगर को देखने के बाद क्या आपके मन में ऐसा कह रहा है कि 5 प्रोपोर्शनली? यस और नो? कोई दिक्कत किसी? एक दूसरा जो फिगर हम बनाने वाले हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पर हम एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फिगर बनाया कुछ इस तरीके, दोनों फिगर दिखाई दे रहे हैं बाबू? बोल बच्चे सर। लाइनें भी थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब बड़े अच्छे से दीजिएगा, ठीक बात? लाइनें दिखाई दे रही है। इसका एरिया मान लेते हैं A1 है,
इसका एरिया। आप हमें बताएं किस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा? क्यों भाई? इसमें लाइनें कम लिंक कर रही हैं और इसमें लाइनें क्यों ज्यादा ही कर रही हैं? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा तो फ्लक्स भी एरिया कम तो फ्लक्स भी। तो कैसा रिलेशन? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? बोलो बच्चा फाई। किसी को तकलीफ? अब एक तरफ और समझा रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 पॉइंट्स तो आप आराम आराम से लिख देंगे। जब तक सरफेस ऐसे था, लाइन ऐसे यूं लिंक कर ली थी। अब सरफेस अचानक से ऐसे हो गया, लाइन इधर चली गई, लिंक की क्या? बट इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा मस्ट बी 90। कंफर्म है? अर्थात अब जो सरफेस बनाने वाले हैं, थोड़ा सा समझदार बनिएगा, कोशिश करेंगे समझ में आए। अब सरफेस कुछ इस तरह से बना है। जो सरफेस ऐसे था वो सरफेस कैसे हो गया? ऐसे हो गया। और लाइनें जो हमारी निकल करके जाने वाली थी वो कुछ इस तरह से जाने, दिखाई दे रही है बाबू? और कोई एक लाइन जो मान लीजिए सरफेस से टकरा के वो इधर को चल गई, दिखाई दे रहा है सभी? लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू? ऊपर होगा ना एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, सो थीटा हियर व्हाट? 90। एकदम समझिएगा। लेकिन वही सरफेस हम इधर बना दें, इसी सरफेस को हम ऐसे बना दें, तो सवाल पूछे उसका जवाब बढ़िया से दीजिएगा, ठीक बात? बोल नहीं रहे। देखिए जब तक बोले रहे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। हमें ये साबित करना है कि कौन सा क्वांटिटी। ऐसे सरफेस था, पहले ऐसे सरफेस था, थीटा मस्ट बी 90। अब सरफेस ऐसे हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो थीटा हियर 0 डिग्री। तो यहां पर हम थीटा कितना लिख देते हैं? अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, 0 वाले में या 90 वाले में किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा? 0 वाले। पक्का? तो थीटा 0, तो यहां लिख देते हैं फ्लक्स क्या, और कह देते हैं कि थीटा 90, तो फ्लक्स क्या? अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है थोड़ा सुन लेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा। हम कहें कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वैल्यू कितना? cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, रिजल्ट कितना? 0। कंफर्म है ना? एक सवाल का जवाब, थीटा 0 डिग्री, cos की वैल्यू कितनी? 1, which is maximum ना? yes. थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos का वैल्यू 0, which is what? minimum। अब देखो, थीटा 0 तो cos कैसा? maximum। थीटा 90 तो cos कैसा? minimum। अब देखो, थीटा 0 डिग्री तो फाई कैसा? maximum। और थीटा 0 डिग्री तो cos कैसा? maximum। और थीटा 90 डिग्री तो फ्लक्स कैसा? minimum। और थीटा 90 डिग्री तो cos कैसा? लग नहीं रहा कि फ्लक्स में और कॉस में कुछ रिलेशन दिख रहा है? कैसा? इनवर्सली। वाह बकलो, कैसा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कहा गया जी, सेफ वाला था। बोलो बच्चा, ये बात आपको याद रखना है, बोलिए। तो आप यहां से क्या सीखे? Here you can say flux is directly proportional to what? एकदम चमका कि नहीं? इसका मतलब यदि हम आपसे पूछें, कहें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड
एंड थर्ड वी गेट। हमें पता चलेगा कि फाई प्रोपोर्शनल ई ए और साथ में कौन सा थीटा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट का ऐसे जगहों पे वैल्यू 1 होता है तो डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे ई ए कॉस। भाई साहब ये फॉर्मूला अपने दिलो दिमाग के अंदर बसा लीजिएगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ। बचपन में एक फॉर्मूला और पढ़ा करते थे कि A डॉट B इज इक्वल टू कितना हुआ करता था, ए बी कॉस थीटा। ए बी कौन सा, तो यहां से आप हमको ये बताइए कि ए कॉस थीटा लिखा है, ई ए कॉस थीटा, क्या आपका मन नहीं करता कि इसको ई डॉट ए लिख दें? बोलो वाला। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कि देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई डॉट में कितना, आप किसी टेक्स्ट बुक में लिखा है ई डॉट में एस। क्या लिखा है बाबू, ई डॉट में। ऐसा क्यों लिखा है, उसकी मर्जी। अब ध्यान दीजिए, ये भी वेक्टर, एरिया सरफेस ये दोनों सेम। ये भी डॉट, ये डॉट है ना बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर है, बट सिंबल बीच में क्या है, स्केलर। और स्केलर है मतलब डॉट है, डॉट है मतलब स्केलर है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर आता है, इसलिए फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में। तो आपने यहां पर कहना क्या है कि हेंस इट इज अ क्या बाबू, आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में रखना है। यहां तक कोई किसी को तकलीफ है तो बताओ, नहीं है ना। तो जो आपने डेफिनेशन लिखा है पहले वाले लिखा है ना, तो नीचे लिखेंगे हेंस मैथमेटिकली, और पूरा एज इट इज ठीक बात। और कुछ लाइनों को यहां से क्रॉस करा देते, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कुछ लाइनें हमारी कुछ ऐसी हैं, कितनी लाइनें हैं, मान लीजिए पूरे का सरफेस एरिया एस है, तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हम काट दें यहां पे, तो टोटल एरिया एस है, तो छोटा छोटा हिस्सा कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया कितना और इसका भी कितना। आई बात समझ में। इधर से इसको देखिएगा, थोड़ा देख लेंगे इधर से, इसका एरिया वेक्टर इधर ना होगा बाबू, बोलो बच्चियां, एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, थीटा मोस्ट बी ग्रेटर देन 90। इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो यहां भी थीटा क्या होगा, और यहां भी यदि एरिया वेक्टर इसका इधर है तो थीटा फिर से ग्रेटर देन क्या होगा। अब एक बात आप हमको बताइए, ये एंट्री कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इनवर्ड फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, इनवर्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे, आप कॉस यदि 90 डिग्री, कॉस जो है उसका वैल्यू थीटा जो है 90 से ज्यादा हो तो चीजें कम होती है, मतलब नेगेटिव में जाता है। तो इनवर्ड फ्लक्स कहीं भी लिखा हो, उसके लिए फ्लक्स का जो कंसेप्ट है वो किस में लेके चलिएगा, याद रखिए, किस में लेके चलिएगा, नेगेटिव। अब यहां पर भी थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो यहां भी एक सरफेस को काटा हमने, फिर यहां पर यदि बात करें तो यहां भी एक सरफेस को काट दिया हम लोगों ने, फिर यहां भी एक सरफेस को हमने काट दिया। यहां सीधी लाइन अपनी निकल के गई, इधर निकल के गई और इधर को निकल के गई, लाइनें जा रही ना बाबू। अब देखिए, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ जो थीटा है, यहाँ जो थीटा है वो लेस देन कितना होगा, थीटा जो है लेस देन क्या होगा,
थीटा लेस देन क्या हो, बाहर की तरफ है तो इसको हम पढ़ेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे, जब आउटवर्ड फ्लक्स है तो फ्लक्स यहां पर क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। जो थीटा जब लेस देन 90 होता है तो कॉस का वैल्यू प्लस में होता है, तो फाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और फाई यहां पर कौन हो जाएगा, तो कहीं पर लिखा हो फ्लक्स इनवर्ड तो नेगेटिव और आउटवर्ड तो कौन सा, तो भाई पहले आपने लिखा था कितना कि फ्लक्स कहीं लिखा हो तो आप डायरेक्ट E डॉट S लिखते हैं, लेकिन स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया है तो उस स्मॉल के लिए क्या लगाएंगे, ds वेक्टर, तो फ्लक्स नहीं रहा, क्या बन जाएगा ये। अब आप बताइए हमको d हटाना है तो मिटा दे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपका हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां देखिए कैसा सिंबल लगाए, इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं, मतलब चारों तरफ से सरफेस कैसा है, बंद है, और यहां पर लग जाएगा E और डॉट में कितना बाबू, ds, किसका निकाल रहे हैं, पूरे सरफेस पर। अब थोड़ा सा देखिए, हंसिए मत, फ्लक्स d फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई, और क्लोज इंटीग्रल s E डॉट में कितना हो जाएगा, ds। आई बात समझ में है, क्या बात समझ में बताती है। जब हमें ऐसे सरफेस मिले वहां पर टोटल निकालना हो तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट कितना बाबू, आई होप समझ में आया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, आई बात समझ में। तो कुल मिला करके ये वाला पैटर्न आपको याद रखना। तो इसमें सीखा क्या हमने कि यदि आपका इनवर्ड कहीं लिखा है तो नेगेटिव होगा और आउटवर्ड लिखा है तो पॉजिटिव, क्लियर। हाँ तो तक करें नोट 1 में डोंगा पोंगे के लिखिए होता रहे।